नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। दोस्तों, हमारे देश में भले हमारे सेना के महान पराक्रम को एक समूह छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हो सकता है हमारे देश के कुछ पार्टियों को अपनी कुंठा हो कि जो कुछ पहले नहीं हुआ अब कैसे हो गया। पहले आतंकवादी हमले होते थे और हम पाकिस्तान की आलोचना करते थे, उनके विरुद्ध बयान देते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर कहाँ कहाँ उठाते थे, उनसे कहते थे आतंकवादियों पर मुकदमा चलाइए, उनको सजा दीजिए, उनको हमको सौंपिए। और मालूम था कि जिसने स्वयं पैदा किए हैं, बनाए हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, सेना उनको ट्रेनिंग दे रही है, शासन उनको पैसे दे रही है, सेना उनको घुसपैठ कराती है, उससे हम आतंकवादी मांगते हैं, उससे मुकदमे चलाने के लिए कहते हैं। तो ये हास्यास्पद चीज़ें होती थी। अब पहली बार हमारे यहाँ 2016 में, फिर 2019 में कार्रवाई हुई, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। 9 महत्वपूर्ण स्थानों को हमने ध्वस्त किया, हमारे मिसाइलों ने सटीकता से ध्वस्त किया घुसकर, जिसमें बहावलपुर का जैसे मोहम्मद का मरकज़े सुभान किला कह सकते हैं उसको, जहाँ के सैनिक बड़े बड़े सेना के अधिकारी आके वहाँ ठहरते थे, भाषण देते थे, ट्रेनिंग होती थी। क्या नहीं था वहाँ की गतिविधि। तो एक कुंठा हो सकती है, लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया के विशेषज्ञ और कल तक भारत विरोधी माने जाने वाली पश्चिम की अनेक मीडिया भी अब कहने को विवश हो गई है कि इस पूरे घटनाक्रम में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत एक बड़ी विजेता बन के कूटनीतिक रूप से भी और सामरिक रूप से उभरा है। अब पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, हालांकि पहले भी इनका आ गया है। अब उन्होंने ये कहा है कि जब पाकिस्तान के एयरबेसों को भारी नुकसान पहुंचा तो वह किसी ढंग से युद्ध रुक जाए इसकी कोशिश में एक डरे हुए कुत्ते की तरह दूम दबाकर भागा। इसको दोबारा सुन लीजिए। पेंटागन यानी अमेरिका के रक्षा विभाग के पूर्व अधिकारी हैं, वहाँ के अमेरिका के थिंक टैंक है, अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में एक फेलो हैं और उनकी बातें दुनिया भर में जाती हैं, उनके इंटरव्यू होते हैं, हडसन इंस्टीट्यूट में उनका भाषण हो रहा है, बहुत जगह जगह वो बोलते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब उस पर मार पड़ी तो एक डरे हुए कुत्ते की तरह हुआ दूम दबाकर भागी। अब उनसे पूछा गया था कि 7 मई को जो भारत ने हमला किया उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या भारत वह हासिल कर पाया जो वह चाहता था। इसमें वो बोलते हैं कि भारत ने सैनिक मिलिट्रली और कूटनीतिक डिप्लोमेटिकली दोनों ही तरह से जीत हासिल की है। अब बताया कि जो सैनिक जीत थी वो तो सामने है और उसके बारे में भी लंबी बात उन्होंने भी कही है और लोगों ने भी कही है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब इस समय उसकी कूटनीतिक जीत इस मायने में है कि पूरी दुनिया में अब उस पर लोगों सबका ध्यान यह है कि पाकिस्तान जो प्रायोजित कर रहा है उसके साथ वह क्या करता है, क्योंकि जो उसके सेना के अधिकारी अगर पाकिस्तानी आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो रहे हैं तो उससे साबित हो जाता है कि आतंकवादी और आईएसआई पाकिस्तानी सेना के सदस्य के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो उनका कहना था कि अब दुनिया इससे मांग करेगी। अब ये सामान्य स्थिति नहीं होती है। आप तो ये भारत के लोग तो कह रहे हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। अब उनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान आगे क्या करेगा, तो बोले कि देखो पाकिस्तान की आदत है कि भारत के साथ जब भी युद्ध हुआ वो शिकस्त खाया है लेकिन अपने को विजेता बता रहा है। लेकिन इस बार उसके लिए इसको साबित करना दुष्कर है, क्योंकि अलग अलग सेटेलाइट तस्वीरें आ गई हैं। मैक्सिस कंपनी ने सेटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी है, अलग अलग सेटेलाइट की तस्वीरें जिसमें दिख रहा है कि उसको कितने नुकसान हुए हैं। दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के जानकार यह बता रहे हैं। तो उससे पूछा कि पाकिस्तान आगे क्या करेगा।
तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके अंदर समस्या है। समाज मानने लगा है कि हमारी आर्मी जो है समाज के लिए कैंसर हो गई। अब देखिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ का पाकिस्तानी का समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि हमारे समाज के लिए कैंसर है, यह जो है एक सेना के रूप में अक्षम है, और ख़ासकर जो असीम मुनीर हैं वो अभी पद पर बने रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं, ये एक सवाल है, अभी उस पर आगे होगा। लेकिन सेना का अहंकार पूरी पाकिस्तानी की समाज की ताकत और उसके जो हित है उस पर हावी हो रही है। तो अब उससे वहाँ उठिए कि हमको अपना घर साफ करना चाहिए। तो पाकिस्तान में भी इससे एक परिवर्तन होगा। उसी तरह से कई ऐसे रणनीतिकार हैं दुनिया के, क्योंकि भारत की सफलता ऑपरेशन सिंदूर की सबको दुनिया भर में धीरे धीरे जो बड़े बड़े विशेषज्ञ थे वो अब सामने आके बोल और लिख रहे हैं। इसी तरह इंडिया एंड इमर्जिंग एशिया इकोनॉमिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के अध्यक्ष हैं रिचर्ड रोसो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब ये लग गया है, उसको पूरी तरह एहसास हो गया है कि अगर वह अपने दुस्साहस को जारी रखता है तो भारत अब केवल कूटनीतिक जवाबी उपायों का खेल नहीं खेलेगा, वो सीधा हमला करेगा, सीधा मारेगा और पाकिस्तान को उसमें समस्या पैदा होगी। आप जानते हैं कि वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स सब भारत विरोधी अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स में का जो लिखा गया वो आपके सामने चर्चा हो गई है। वाशिंगटन पोस्ट ने भी अब लिख दिया है कि उसने सैटेलाइट तस्वीरों से विश्लेषण किया है कि कम से कम 24 से ज़्यादा सैटेलाइट तस्वीर, उसके बाद वीडियो आया, उस सब की समीक्षा दिया। तो वो बता रहा है कि कम से कम भारत के हमलों से 6 हवाई क्षेत्रों, 6 जो उनका एयर बेस हैं, उनका रनवे और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। और ये इस तरह से भारत ने कभी किया नहीं था। और फिर वो कह रहा है कि कम से, वो बता रहे हैं कि एक वीडियो से पता चल रहा है कि हमलों में 3 हैंगर, 2 रनवे और वायु सेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कम से कम 2 इमारत तो स्पष्ट जो है ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। अब अलग अलग विशेषज्ञ आ गए हैं अभी कहने के लिए। इनमें से भी मैं कुछ नाम, मेरे पास नोट हैं, अब मैं आपको, किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो है विद्वान है और दक्षिण एशिया के सुरक्षा के मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं पूरे यूरोप, अमेरिका, सब जगह, वाल्टर लैडविग। उन्होंने कहा कि 1971 की जंग के बाद पाकिस्तानी सैन्य ढांचे पर सबसे बड़े पैमाने पर हमले थे। लोग कह रहे हैं युद्ध नहीं किया, सबसे बड़े पैमाने पर वो बता रहे हैं कि ये हमले किए गए थे। कि इसके पहले जो है ना पाकिस्तानी ढांचे पर सबसे बड़ा हमला था। उसी प्रकार से कॉन्टेस्टेड ग्राउंड के जो जियोपॉलिटिक्स आजकल उसको जो विशेषज्ञ हैं, भूस्थानिक विश्लेषक विलियम गुडहिन, उन्होंने कहा है कि भारत ने सटीक हमले किए, हाई प्रोफाइल लक्ष्यों को निशाना बनाया, छोटे लक्ष्यों का निशाना नहीं बनाया, सीधा लक्ष्य था। भारत ने पहले से तय किया था कि पाकिस्तान की जो हमले करने की ताकत है और जो रक्षात्मक दोनों की जो हवाई क्षमता है उसको कमज़ोर कर देना है। आप जानते हैं कि कॉन्टेस्टेड ग्राउंड एक शोध परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो दुनिया भर में जो सशस्त्र टकराव है उसको ट्रैक करती है, उपग्रह इमेजरी, उपग्रह से इमेज लेके उसका इस्तेमाल करती है। तो वहाँ से चीज़ें लेके ये सब बताई गई है। उसी तरह से मिडिलबरी कॉलेज में पूर्व एशिया प्रसार कार्यक्रम के डायरेक्टर है जेफरी लुइस, उनको भी बड़ा माना जाता है। उन्होंने लिखा है कि हवाई ठिकानों, उन्होंने सामान्यतः वो भारत की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन उनको भी लिखना पड़ा है कि हवाई ठिकानों को भारत ने नुकसान पहुंचा दिया है। ये अलग बात, ये नहीं कह सकते कि वो काम के लायक नहीं है, ये उनका आकलन है। यूनिवर्सिटी एट अल्बानी में एसोसिएट प्रोफेसर और भारत पाकिस्तान के बीच जो कंपटीशन है उस पर उन्होंने किताब लिखी थी, क्रिस्टोफर क्लेरी। उन्होंने कहा है कि सैटेलाइट से मिले जो प्रमाण है उससे पता चलता है, पुष्टि हो जाती है कि भारत की सेना ने पाकिस्तान के पूर्वी भाग के कई ठिकानों पर उसके वायु सेना को करारी चोट पहुंचाई है।
हालांकि वो कह रहे हैं कि ये विनाशकारी नहीं है लेकिन नुकसानदायक है, और कम से कम सब मान रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि 14 सैन्य ठिकानों पर तो हमला जरूर हुआ है, वाशिंगटन पोस्ट भी यही कह रहा है। और पाकिस्तान के मुख्य सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों के बुनियादी ढांचे को कुछ नुकसान पहुंचाए है। पाकिस्तान की वायुसेना के 6 सदस्य मारे गए, और वाशिंगटन पोस्ट को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। वैसे पाकिस्तान की सेना भारतीय मिसाइलों को रोकी, लेकिन बताया कुछ मिसाइल जो है लक्ष्य को भेदने में सफल रहे, और कम से कम 5 ठिकानों और एक नागरिक हवाई अड्डे पर हमले किए हैं। तो ये तो उन्होंने भी कहा है। और जैसा आप जानते हैं कि रावलपिंडी में जिस नूर खान एयरबेस पर जो है उसका बहुत महत्व है, तो गुडहिन सैटेलाइट इमेजरी की समीक्षा जो किया है, जो फोटो आई है उसमें दिख रहा है कि जो क्षतिग्रस्त क्षेत्र है उससे धुआं निकल रहा है, और वो इसलिए कि ये एयरबेस जो है सबसे महत्वपूर्ण है। ये मतलब आप नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है, क्योंकि ये वो जो है वो उसका सेंट्रल ट्रांसपोर्टिंग केंद्र भी है, वो सेंट्रल का ट्रांसपोर्टिंग केंद्र भी है, केंद्रीय परिवहन केंद्र है। दूसरा, ये जो प्लान्स डिवीज़न है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो प्लान्स डिवीज़न है वो उसके जितने नाभिकीय न्यूक्लियर वीपन्स हैं, नाभिकीय हथियार हैं, उनकी सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल यूनिट है। 170 माने जाते हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वीपन होंगे। तो दूसरा ये है कि वो प्लान्स डिवीज़न है। तीसरा ये है कि सेना का जनरल हेडक्वार्टर जो है सेना का, और ज्वाइंट स्टाफ का हेडक्वार्टर भी नूर खान के पास रावलपिंडी में है। तो वहाँ अगर जाके भारत ने नुकसान पहुँचाया है तो आप समझिए कि भारत की क्या स्थिति रही होगी। और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर शहबाज शरीफ या बाकी सरकार कहती है नुकसान नहीं पहुंचाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आदमपुर हवाई अड्डे पर गए, जहां पाकिस्तान ने कहा था कि हमने भारी नुकसान पहुंचा दिया है, उनके 60 सैनिक मारे गए हैं, हमने S-400 S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, उनके मिग विमान जेट मारे गए हैं और रनवे तक तबाह हुए हैं। तो उस दिन तो लोगों ने रनवे देख लिया, प्राइम मिनिस्टर भाषण दे रहे थे, वो सारे विमान दिख रहे थे सुरक्षित हैं, वहाँ से S-400 दिख रहे थे, भाषण में भी उत्साह था। तो ये कि पाकिस्तान के वायुसेना का भोलाड़ी जो शहबाज एयरबेस है उस पर भी गंभीर नुकसान हुआ है। उसमें कम से कम एक हैंगर की छत में 60 फीट से ज़्यादा चौड़ा बड़ा छेद है। आप सोचिए 60 फीट, वो छोटा नहीं होता, कितना नुकसान हुआ होगा। पूरा मलबा बिखरा हुआ है कई जगह है। एक हैंगर में बताया कि 100 फीट से अधिक चौड़ा छेद है, नियंत्रण टावर टूटा हुआ है। ये सब विदेशी बता रहे हैं। दक्षिण पूर्व का सुक्कुर हवाई अड्डा है, वहाँ एक और हैंगर ढह गया है, एक रडार का साइट नष्ट हो गया है। वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि मुशर्रफ एयरबेस शेख जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे तक पर गड्ढे हो गए हैं। सेटेलाइट फर्म प्लेनेट मैक्सायर की तस्वीर की हमने आपसे चर्चा की कि मुसफ के गड्ढे अगले दिन तक, हालांकि उन्होंने मरम्मती करनी शुरू कर दी है। स्वयं वहाँ का अखबार डॉन है, वो भी बता रहा है कि शेख जायद हवाई अड्डे के रॉयल लॉन्च को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो जो विद्वान है वो कह रहे हैं कि एक ही समय में पाकिस्तान में इतने सैन्य ठिकानों पर हमला करना बताता है कि भारत ने पहले से एक रणनीति बना ली थी। भारत ने पहले से अपने हवाई अभियान को जो है वो पहले से तय कर लिया था कि हमको कहाँ करना है, और अगर हमको खत्म करना है तो हमको इनकी जो ताकत है यहाँ पर चोट करना पड़ेगा, इनकी सैनिक ताकत को मारना पड़ेगा। और सैनिक ताकत जो है भारत ने उनकी कमज़ोर की है। इसीलिए जो पेंटागन के अधिकारी माइकल रूबिन साहब बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकती कि वह बुरी तरह से हारी है। कूटनीतिक सैनिक दोनों स्तर पर भारत विजित हुआ है, और वह कुत्ते की तरह दूम दबाकर भागा है, भीख मांगने लगा कि हमको किसी भी तरह बचा लो। अब ये भारत तो नहीं कह रहा है, अब पाकिस्तान अपने यहाँ जितनी हेकड़ी दिखाए। अब मान लीजिए बयान दे रहे हैं कि 18 तक तो हमारा
जो है युद्ध विराम समझौता है, वैसे भारत युद्ध विराम का प्रयोग कर नहीं रहा है। युद्ध विराम ट्रंप साहब ने प्रयोग किया था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। हमारी ओर से स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन शब्द है और उसके आधार पर है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने गारंटी दी है कि हम आतंकवाद को रोकेंगे और सैन्य दुस्साहस नहीं करेंगे, मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे। इसके आधार पर हम कसौटी पर कसेंगे और हमारा ऑपरेशन सिंदूर बराबर जारी रहेगा। उसको कोई 1 कहे, 2 कहे, 3 रहे, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि इस बार भारत ने तय कर लिया है। अब देश में एक वातावरण है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भारत ने घुस के एक साथ इतने अड्डों को ध्वस्त नहीं किया था। किसी की हिम्मत नहीं थी, कि सोचता नहीं था। पाकिस्तान क्या अमेरिका भी नहीं सोचता था। और जिस ढंग से पाकिस्तान के हमलों का भारत ने जवाब दिया और भारत की ताकत बढ़ी और भारत ने उसको पस्त किया, उससे एक वातावरण बन गया देश में, वातावरण की और लड़ना चाहिए, और लड़ना चाहिए, मारना चाहिए, पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए, कोई कह रहा है पीए को भी ले लेना चाहिए। तो एक उत्साह का वातावरण बना। लेकिन युद्ध रणनीति से होती है। युद्ध में आप केवल भावना तो चाहिए ही, भावना से हम लड़ते हैं, लेकिन पूरी रणनीति योजना के हिसाब से कि कहाँ कहाँ लड़ेंगे, तो कितनी ताकत लगेगी। भारत ने पहलगाम हमले के बाद जो प्रधानमंत्री ने लगातार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, विदेश मंत्रालय के लोगों के साथ, सेना के साथ, सेना के तीनों प्रमुखों के साथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ सब बैठकें की। उन सब बैठकों में यही होता था कि भाई हम अगर पहले तो था कि पहलगाम के बाद हम हमला करेंगे तो वो क्या कहाँ कहाँ करना है, तो उनको चिन्हित किया गया। ऐसी जगह करना है कि लंबे समय तक कम से कम सीमा पार से आतंकवादी घटना नहीं हो, कोई आने की स्थिति ही नहीं बचे लंबे समय तक के लिए। अगर हम करेंगे तत्काल तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो उसको अपने पर हमला मान सकता है, क्योंकि उन संस्थानों को उसने खड़ा करवाया, आतंकवादी उसने पाला पोसा है, उसके स्टेट का पार्ट है वो। तो वो कहाँ कहाँ हमले कर सकता है, क्या कर सकता है वहाँ, फिर हमको क्या करना चाहिए, उसकी कमजोरी क्या है, उसकी मजबूती क्या है, इस सब का पूरा मूल्यांकन हुआ। तो ये सब जो परिणाम आए हैं उसी समय तय था। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, वो ड्रोन देगा, मिसाइलें देगा, उसको मालूम था, और देगा तो हम उसको कैसे ट्रैक करके आकाश में ध्वस्त करेंगे, कुछ देर तक ये करेंगे। और उसी बीच बचकर हमारे मिसाइलें जो है ब्रह्मोस हैं, आकाश हैं, स्कल्प हैं, ये सारी मिसाइलें जो हैं उन स्थानों पर सीधे जाएंगी और उनके एयरबेस को नुकसान पहुंचाएंगी, उनकी आर्मी हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचाएगा। और ये हुआ है ताकि उनको खड़ा होने की ताकत नहीं मिली। और ये बात हालांकि अब उस समय रहा होगा, उन्होंने कहा तो भारत ने रोक दिया, लेकिन ये अस्थायी नहीं रुका है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है, हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री को भी पता है, इस देश को भी पता है कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, वो आतंक से बाज आएगा नहीं। तो हमको लॉन्ग टर्म तैयारी की दृष्टि से कि हमको तब तक उनको मारते रहना है जब तक पाकिस्तान पस्त न हो जाए, उसके यहाँ की हम आतंकवाद को प्रायोजित करने की हालत में ही वो न रहे, उसकी सेना मुकाबले की भी हालत में न रहे। तो उस लेवल तक जाने में समय लगेगा। लेकिन भारत ने जो पराक्रम दिखाया है, जिसकी पूरी दुनिया में अब धीरे धीरे हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप को भी अंततः कल कतर से बयान देना पड़ा कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं की है। जो क्या क्या बोल रहे थे, डेली बयान दे रहे थे, उनका भी बयान अब बदल गया है। बाकी भी अब चुप हो रहे हैं। तो थोड़े दिन के लिए जो लग रहा था कि भारत से कहीं कोई गलती हो गई, जो थी नहीं, क्योंकि भारत ने इतिहास की सबसे बड़ी सफलता हासिल की, सबसे बड़ी सफलता, इसकी कल्पना नहीं थी दुनिया को कि भारत ऐसा कर। चीन ने भी नहीं सोचा था कि भारत इस ढंग से क्योंकि हम उसके साथ है, वो न्यूक्लियर पावर है, भारत कैसे ऐसा कर सकता है, अमेरिका भी नहीं सोचता था। तो इसलिए वो भारत ने जो अद्भुत सफलता प्राप्त की है, हमारे देश में भी जो लोग झूठे नैरेटिव बना रहे हैं, जो हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व ने जो सैन्य नेतृत्व के साथ जो ये कामयाबी हासिल की है, उसको छोटा करने के लिए, उसमें हमको नहीं फंसना है। और उसमें फंसना नहीं है। देश में विजय उत्सव का क्षण है, उस विजय उत्सव मनाइए और आगे भी विजय होगी, इसके लिए तैयार रहिए। लेकिन किसी बड़े विजय के लिए देश को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एक एक व्यक्ति को, उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।